आप लोग अपने खिलाफ लगे झूठे आरोपों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और आपको लगता है कि ये जज कितने निष्ठुर हैं जो आपके झूठे केस को समझ नहीं पा रहे हैं और आपको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि ये जुडिशियल ऑफिसर्स और जजेस भी उसी प्रकार के झूठे आरोपों के और झूठे केसेस के शिकार हो जाते हैं जैसे कि आप होते हैं। हम बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत पुराने केस से जो 1989 का केस था। नाडियाड के सीजेएम NL पटेल तथा वहां की लोकल पुलिस के बीच में इस बात को लेकर विवाद था कि कोर्ट के समन्स को ठीक से उनके पते पर नहीं ले जाया जा रहा है। 25 सितंबर 1989 को स्थानीय इंस्पेक्टर SR शर्मा ने सीजेएम पटेल को थाने पर किसी सरकारी काम से लाने के लिए पुलिस की जीप भेजी और सीजेएम पटेल उस जीप में बैठकर वहां थाने में गए। जब सीजेएम पटेल वहां थाने में थे तो इंस्पेक्टर SR शर्मा ने और उनके साथियों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की और उन्हें शराब पिलाई। जब सीजेएम साहब ने इस बात का विरोध किया तो उनको मारा पीटा गया, उनके हाथों में रस्सा बांधकर घुमाया गया और उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। इस बात को बहुत सारी जुडिशियल ऑफिसर्स की एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। पूरी की पूरी बात को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए कि जब किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया जाएगा तो किन किन सावधानियों का प्रयोग किया जाएगा और जब किसी जुडिशियल ऑफिसर के या जज के खिलाफ कोई केस रजिस्टर होगा तो किन किन सावधानियों का और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जज और जुडिशियल ऑफिसर्स वही थे जो जिला अदालतों के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, उनके खिलाफ कभी भी कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। तो यह मामला जिला जज और मजिस्ट्रेटों के संबंध में था। सारे मामले को देख सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले दिशा निर्देश दिए। पहला, जब एक जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया जाए तो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट को इसकी सूचना दी जाए। दूसरा, यदि किसी अधीनस्थ जज की गिरफ्तारी तत्काल रूप से की जानी आवश्यक हो तो इसे सांकेतिक रूप से किया जाए। इस गिरफ्तारी की सूचना तत्काल संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी जाए। यह तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि गिरफ्तार जुडिशियल ऑफिसर को संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की पूर्व आज्ञा के बिना थाने में न ले जाया जाए। पांचवा पॉइंट था, गिरफ्तार जुडिशियल ऑफिसर का संपर्क उसके कानूनी सलाहकारों, दूसरे जुडिशियल ऑफिसर्स और परिवार आदि से तत्काल करवाया जाए। छठा दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस केस में था कि गिरफ्तार जुडिशियल ऑफिसर का कोई भी बयान या पूछताछ या मेडिकल टेस्ट तब तक ना करवाया जाए जब तक कि उसके समकक्ष या उससे उच्च रैंक का दूसरा जुडिशियल ऑफिसर वहां मौजूद ना हो। अंतिम पॉइंट उन्होंने कहा था कि गिरफ्तार जुडिशियल ऑफिसर को कभी भी हथकड़ी ना लगाई जाए, हालांकि संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अनुमति से जब गिरफ्तार जुडिशियल ऑफिसर बहुत विरोध कर रहे हों और चोट पहुंचाने का खतरा हो तो उन परिस्थितियों में हथकड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हैं और सभी संबंधित पुलिस स्टेशन इन चीजों का काफी समय से ध्यान रखते चले आ रहे हैं। उसके बाद एक दो और भी केसेस आए हैं, उसमें इसी प्रकार के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स ने इन दिशा निर्देशों को अपने यहां अपनी भाषा में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। लेकिन पुलिस के कई ऐसे अफसर होते हैं जो कानून को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने में आया था मधुबनी, बिहार में। नवंबर 2021 में मधुबनी के झंझारपुर सिविल कोर्ट में घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और दरोगा अभिमन्यु कुमार शर्मा ने चैम्बर में घुसकर ADJ प्रथम अविनाश कुमार के साथ मारपीट की थी। थानेदार गोपाल कृष्ण ने उन जज साहब पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी और इस दौरान जो भी वहां मौजूद वकील थे उन वकीलों ने किसी तरह जज साहब को बचा लिया था। पुलिस के इस कारनामे से हाई कोर्ट इतना नाराज हुआ था कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया था और यह बात चीफ जस्टिस संजय करोल साहब की एक बेंच इसको डील कर रही। अब वर्तमान में वही बेंच जो चीफ जस्टिस संजय करोल साहब की थी इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तभी सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता लगा
कि संबंधित पुलिस ने एडीजे अविनाश कुमार पर एफआईआर भी दर्ज कर दी है। पहले तो उनके साथ मारपिटाई की थी और मारपिटाई करने के बाद उस बात का संज्ञान लिया था चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट ने, लेकिन पुलिस ने अब क्या किया कि उन जज साहब के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर दी। एफआईआर में जिन पुलिसकर्मियों ने जज की पिटाई की थी उनके बयान दर्ज किए गए थे। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकारी वकील से पूछा कि किस कानून के तहत जज के खिलाफ एफआईआर की गई है, तो इस सवाल पर सरकारी वकील साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वह कोई जवाब नहीं दे पाए। तो चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत देश के कई हाई कोर्ट ये आदेश दे चुके हैं कि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कोई एफआईआर तभी की जा सकती है जब उसकी मंजूरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दे दें। इस मामले में हुआ क्या था कि एडीजे अविनाश कुमार की पिटाई के मामले में एफआईआर करने के लिए बिहार पुलिस ने चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट की अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा था। चीफ जस्टिस संजय करोल ने जब हैरानी जताई जब बिहार पुलिस की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि एफआईआर करने के लिए हमने चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिख दी थी लेकिन उसका जवाब अभी नहीं आया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अरे ऐसी एफआईआर के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत है और मंजूरी अभी तक दी नहीं गई है क्योंकि मैं स्वयं चीफ जस्टिस हूं और मैंने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है, तब आपने एफआईआर कैसे दर्ज कर दी। जज के ऊपर एफआईआर किए जाने से नाराज चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि आप बिहार पुलिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई है, पुलिस का रवैया बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। बिहार पुलिस की तरफ से अपनी सफाई देने के लिए समय मांगा गया लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिसने ये किया है उसे सजा मिलेगी, हम इस मामले में कोई देरी नहीं करेंगे। वैसे आप लोग यदि शुरुआत से देखें तो 18 नवंबर 2021 को एडीजे अविनाश कुमार से उनके चैम्बर में मारपीट हुई थी, तब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। उसके बाद एडीजे अविनाश कुमार के बयान के आधार पर घोघरडीहा के तत्कालीन थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर सेक्शन 341, 342, 323, 353, 355, 307, 304, 306 और 34 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। लेकिन वह पुलिस क्या जो पुलिस वाली चालें ना चले, तो उन्होंने जज साहब की इस एफआईआर को असरहीन करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसकी एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी और यह काउंटर एफआईआर या क्रॉस एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की, जज साहब के खिलाफ दर्ज की, यह घोघरडीहा के पूर्व थानेदार जो आरोपी भी थे गोपाल कृष्ण, उनके बयान पर झंझारपुर थाने में की गई थी और ये एफआईआर जून 2022 में दर्ज कराई गई। जून 2022 यानी कि अभी जब ये गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अपने ऊपर से किसी प्रकार के आरोप को लिपापोती करने के लिए उन्होंने इसकी जांच अपने पास न रखते हुए तत्काल इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी थी। एडीजे अविनाश कुमार के विरुद्ध पूर्व थानेदार आरोपी गोपाल कृष्ण के बयान पर झंझारपुर थाने में ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का खुला उल्लंघन थी जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताए थे और जो उन्होंने सीजेएम नाडियाड के उपरोक्त केस में दिए थे। यही बात चीफ जस्टिस संजय करोल साहब की खंडपीठ ने पुलिस से पूछी थी कि आपने बिना पूर्व अनुमति के एक कार्यशील जज के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज कर दी, वह भी चीफ जस्टिस की अनुमति को लिए बिना कर दी। कैसे किया आपने ये बताइए। हम आमतौर से अपने वीडियोस में हमेशा संभले हुए जजों की और दब्बू जजों की बात करते हैं, अनुभवी जजों की और पुलिस की बात मानने वाले जजों की बात करते हैं। हमारा अपना आकलन है कि इस केस में ये जो एडीजे अविनाश कुमार रहे हैं ये अनुभवी जज रहे होंगे। इन्होंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले अस्पष्ट मामलों में स्पष्टीकरण मांगे होंगे। इन्होंने यह पूछा होगा कि यह मामला तो जेन्युइन नहीं लगता है, इसे कैसे बनाकर ले आए, और ऐसा उन्होंने लगातार किया होगा। इससे पुलिस इनसे चिढ़ गई होगी और इन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब तमाम जो घटनाक्रम हुआ इनके साथ किया गया होगा। इनकी इसी पूछताछ ने इन्हें पुलिस का कोप भाजन बना दिया होगा और यह सब कुछ घटित हो गया जिसकी बात हम लोगों ने अभी की है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की यह महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ तो पीड़ित व्यक्ति एक एडीजे हैं, सीनियर श्रेणी के जज हैं।
तो उनकी बात सुन ली गई। लेकिन यही पराक्रमी पुलिस वाले जब आम आदमी पर कहर ढाते हैं तो वे लीक से बंधे हुए एडीजे अविनाश कुमार के बिरादर बंधु पूछते हैं कि सिद्ध करके दिखाओ कि पुलिस ने आपके ऊपर कहर ढाया है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक एंटी टाइम्ड एफआईआर को लेकर हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हम सभी ने देखा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट का कानून था कि यदि कोई एफआईआर खुद में एंटी टाइम्ड है तो वह गैर कानूनी हो जाएगी। उसने अवश्य ही मुलजिमान को गलत तरीके से फंसाया होगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 तक अपने उन पुराने नियमों को बदल दिया और अब नया नियम दिया कि यदि एफआईआर एंटी टाइम्ड है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पहले यह दिखाओ कि आरोपी को इससे क्या नुकसान हुआ है। यह कैसा नियम है? कानून का पालन नहीं हुआ, एफआईआर एंटी टाइम्ड कर दी गई है, लेकिन आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि वह नुकसान साबित करो जो आपको इस गैर कानूनी एंटी टाइम्ड एफआईआर से हुआ है। फिर इस केस में एडीजे अविनाश कुमार से यह क्यों नहीं कहा गया कि यदि आप निर्दोष हैं तो जाइए और ट्रायल भुगतिए, निर्दोष हैं तो क्यों डरते हैं, अपनी निर्दोषिता साबित कर दीजिए। वास्तविकता यह है कि अभी कानून के बहुत सारे प्रावधानों को मानवीय बनाने की जरूरत है। उन्हें एक आम आदमी के उद्धार के लिए, एक आम आदमी की सेवा के लिए उन्हें बहुत अधिक मानवीय स्वरूप दिया जाना है। उम्मीद है कि निष्ठुरता नहीं, समझदारी और अनुभव से हम ऐसा कर पाएंगे। डिस्टेंस एडवोकेसी अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।